हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 17वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 17वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए 17वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 17वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है भरतनाट्यम। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की प्रसिद्ध है, या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो मेरे भाई याद रखना, जो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली है ये तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध है। तो पहले प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कनेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कनेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो कनेरी गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है ओडिशा राज्य में स्थित है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
कौन सा त्योहार असम में सबसे प्रसिद्ध है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो बिहू त्योहार है ये असम राज्य से संबंधित है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है त्वचा और ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश है चीन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर ध्यान से देखिए यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है
आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन विजय और ऑप्शन डी है ऑपरेशन सूर्या। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन के कारण है, ऑप्शन बी है नाइट्रेट के कारण है, ऑप्शन सी है सल्फर के कारण है और ऑप्शन डी है सीसा के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है। और मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो नाइट्रेट प्रदूषक होता है इसके कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो ये ओजोन परत है मेरे भाई ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर इस टाइप से पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना, जो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है ये कहां पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखना, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1935 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1955 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1969 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम वर्ष 1949 में लागू किया गया था। तो 15% के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रमुख शहरों को 4 लाइन सड़कों से जोड़ना। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक टीकाकरण से, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया से और ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी परियोजना से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है किससे? सार्वभौमिक टीकाकरण से। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि DRDO की स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। यदि आप ये PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, अब जिस भी अभ्यर्थियों को ये PDF लेना है तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1967 में, ऑप्शन सी वर्ष 1976 में
और ऑप्शन डी है वर्ष 1985 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये दोनों शब्द जोड़े गए थे वर्ष 1976 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना आपकी तैयारी बेहतर है। और इसी के साथ में मेरे भाई यदि आप अपनी तैयारी के साथ में मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मिशन टारगेट क्लासेज। इस यूट्यूब चैनल पर हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप सुबह 11 बजे और दोपहर के अंदर 1 बजे 2 टाइम आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।